नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। बीजेपी की रैलियों जनसभाओं का सिलसिला जारी है तो कांग्रेस दिल्ली में बैक टू बैक बैठक कर रही है। इनेलो ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं तो जेजेपी में नेताओं के छोड़ने के चलते मानो भगदड़ मच गई है। चर्चा हम करने वाले हैं, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव आते आते सियासी हलचल तेज हो गई है। हरियाणा में बीजेपी के दिग्गज नेता और सभी उम्मीदवार मैदान में हैं। रैलियां कर प्रचार कर रहे हैं। 2019 का प्रदर्शन रिपीट करने यानी सभी 10 सीटें जीतने का दावा है। पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूं। पूरे प्रदेश से एक ही आवाज हर व्यक्ति की आ रही है कि अब की बार 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर मंथन है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कई बैठकों के बाद अब कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब किसी भी वक्त लिस्ट आ सकती है। चर्चा इस बैठक में हुई है, क्या लिस्ट कब तक आ जाएगी? कैंडिडेट्स के बारे में चर्चा हुई, एक सम्मति बन चुकी है और रात को एआईसीसी अध्यक्ष के साथ मीटिंग होगी। उम्मीद है कि आज फाइनल हो जाएगा। लेकिन सर, क्या लगता है कि क्या जो समीकरण थे वो अब ठीक हो गए हैं? उसमें कुछ मैं आगे और नहीं बता सकता हूँ आप लोगों को, जो है आई कैन नॉट डिस्कस सम ऑफ द मैटर्स। तो माना जाए कि आज शाम तक लिस्ट आ जाएगी? 2 बार बता चुका हूँ, उम्मीद है आज रात तक आ जाए। हरियाणा कांग्रेस के सभी नेताओं से चर्चा हो चुकी है। ठीक है, आज रात तक आ जाए। ठीक। उधर कांग्रेस की लिस्ट में देरी को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर वार कर रही है। देखिए, कांग्रेस डर रही है। कांग्रेस के अंदर डर है। वो कभी किसी का नाम रखते हैं वो भाग जाता है, फिर दूसरे का नाम रखते हैं वो भाग जाता है। मंथन चल रहा है। और क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 55-50 सालों के अंदर लोगों का शोषण किया है। लोग भूलते नहीं है बात। गरीबी हटाओ का नारा देते थे, गरीबी का ही शोषण करते थे, गरीब को और गरीब कर देते थे। ये पहली बार है, मैंने आंकड़ों से सभा के अंदर भी बोला है कि नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति के लिए वो काम किए हैं कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हैं। अब मुकाबले में जो यहाँ पार्टी है कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के पास कोई संगठन नहीं है। 10 साल से वो अपना संगठन नहीं बना पाई। कुछ धड़े हैं, भिड़ते रहते हैं आपस में। एक हुड्डा धड़ा है, एक एसआर के धड़ा है, फिर कुछ और धड़े हैं, लड़ते रहते हैं। और टिकट देने की प्रक्रिया जो होती है ना, ये बड़ी सिस्टमैटिक होती है। हमारे तो पन्ना प्रमुख से लेके पन्ना प्रमुख, बूथ प्रधान, वार्ड प्रधान, मंडल प्रधान, हल्के का प्रधान, लोकसभा का प्रधान, स्टेट का प्रधान, हमारे तो सारा ऐसे ढांचा बना हुआ। तो हमारे तो आसान है, इनका तो कोई ढांचा है नहीं, किससे पूछे। ये तो जैसे मंडी होती है ना, सब्जी मंडी आपने देखी कभी? सब्जी मंडी में जब सुबह सब्जी आ जाती है तो आड़ती बोली लगाता है, रेहड़ियों वाले आते हैं, जो ज्यादा भाव देता वो ले जाता है। तो ये तो बोलियां लग रही हैं, जो ज्यादा बहुत भाव कर देगा उसको टिकट मिल जाएगी। इसी उसमें देर लग रही है, देर लगती है। कांग्रेस में हताशा का दौर चल रहा। कोई भी जो बड़ा लीडर है उसका चुनाव लड़ना नहीं चाहता। जो पार्टी है उसका प्रयास है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन जितने भी बड़े लीडर हैं वो चाहते हैं किसी और को चुनाव लड़े। और ऐसा ही यहाँ भी बड़ा सीट में भी इसी प्रकार का है। तो मैं समझता हूँ कि काफी हताशा का दौर। जाहिर है लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी 10 उम्मीदवारों के साथ बीजेपी दूसरे दलों से तैयारी में आ गई है। कांग्रेस अभी उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। इनेलो की ओर से 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। उधर जेजेपी से नेताओं के अलविदा कहने का सिलसिला जारी है। लिहाजा इन सब के बीच सभी दल जीत का दम भर रहे हैं। देखना ये है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा की जनता क्या तय करती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। आइए लोकसभा चुनाव को लेकर हम चर्चा करते हैं। वंदना पोपली हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता बीजेपी। मनीष खडाना, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। टीपू पोढ़िया, प्रवक्ता जेजेपी। रजत पंजेटा, प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ हैं, और साथ ही निवान शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत खटाना जी आपसे। पिछले काफी दिन से हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कब आप लोगों की लिस्ट आएगी, और ये चर्चा इसलिए भी क्योंकि लगभग रोजाना आप लोग बैक टू बैक बैठक कर रहे हैं। आज भी बैठक हुई, आज भी कहा जा रहा है कि आज या कल में लिस्ट आ जाएगी। तो क्या वाकई ये संभावना है, या पहले जिस तरह से कहा गया आज या कल या 2 दिन में 3 दिन में, इसी तरह से एक बार फिर से बयान दिया गया है?
नहीं ज्योति जी, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। आज भी बैठक हुई और लगभग सभी नामों पर चर्चा होके लगभग हम लास्ट तक पहुंच चुके हैं और हो सकता है सुबह 11 बजे या कल शाम को 3 बजे की मीटिंग के बाद शाम को 5 बजे लिस्ट आ जाएगी। वैसे तो आज आनी थी पर किसी कारणवश आज रुक गई, तो कल उस पर मोहर लग जाएगी और कल मीडिया में वो आपको भी मिल जाएगी। और कल हमारे हरियाणा के 10 के 10, क्योंकि हम शुरू में पहले 4 पे मंथन हुआ, फिर 3 पर हुआ, फिर 2 पे हुआ, फिर 1 पे हुआ, तो कल ये है कि कल आपको 10 की 10 सीटें हम हरियाणा की जनता को दे देंगे। हरियाणा में जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के, जो लोगों के 10 जो लोगों के बीच में रहते हैं वो सभी के सभी। क्यों सुशील गुप्ता को भूल गए क्या? अच्छा हाँ, बिल्कुल 9 हो गए, सुशील गुप्ता को मिला के 10 हो गए। तो वो सुबह जो भी है आपको या तो 11 बजे या 5 बजे, क्योंकि दोनों ही मीटिंग का टाइम है, तो उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि सुबह की संभावना ज़्यादा है, नहीं तो शाम को 100%, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर आ गया है। हमें भी पता है कि हम थोड़ी सी देरी से चल रहे हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची भेजी है और जिस तरीके से हरियाणा के गांवों में हरियाणा के कर्मचारी ने, किसान ने, हरियाणा के युवाओं ने उनका बहिष्कार करने का काम करा है, उनको लोगों को गांवों में घुसने से रोका जा रहा है, तो ये अपने आप में एक साफ सुथरा है कि हरियाणा में कांग्रेस के सभी उम्मीदवार जीतेंगे और देश में 2024 में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि आप हर कह रहे वर्ग कि क्या आज आनी थी लिस्ट, लेकिन कोई पीछ फंसा है, तो क्या वजह इसकी मानी जाए? नेताओं की सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि सीसी की बैठक में भी चर्चा हो चुकी है, स्क्रीनिंग कमेटी भी कई बार बैठ चुकी है, सब कमेटी भी बैठक कर चुकी है, एक कर हरियाणा के नेताओं से मुलाकात की गई है। इसमें मेरा सवाल ये भी कि किरण चौधरी की ओर से आज ये लिखा गया है हक ही हट है, तो किस हट की ओर इशारा कर रही है वो, तब जबकि लिस्ट आनी है किसी भी वक्त? देखिए, बिल्कुल हर नेता का लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है और कांग्रेस में हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता अपनी बात को खुले मन से कहता है और जिस तरीके से उन्होंने जो बात कही है, हर व्यक्ति अपनी अपनी सीट पे अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। हमारे साथ जो डिले चला उसमें है कि हर एक सीट पर हमारे 3 से 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जो जिताऊ कैंडिडेट हैं, जो लोगों के बीच में रहते हैं। उन चारों में से किसी एक को टिकट देना और 3 को उनके साथ रखना, पार्टी इस सारे ही बिंदुओं पर गौर कर रही है कि पार्टी चाहती है कि कोई नाराज ना हो, सबकी सहमति से उम्मीदवार को उतारा जाए और जो बाकी उम्मीदवार जिनको टिकट नहीं मिल पाए वो उम्मीदवार भी उस उम्मीदवार की मदद करे, उस उम्मीदवार के साथ हो। ठीक है, मैं बीजेपी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। आपने एक बात ये ठीक कह दी कि 4 अगर नाम हैं तो एक को टिकट देना और 3 को भी साथ रखना, ये एक चुनौती आप मान रहे हैं कम से कम, कि भीतरघात ना हो या भगदड़ ना मचे टिकट दिए जाने के बाद। अब पोपली जी, आप लोग बार बार ये कह रहे हैं 10 के 10 जीतेंगे, करनाल बाई इलेक्शन को मिलाकर 11 कमल खेलेंगे, साथ साथ आप लोग ये भी कहते हैं कि अभी खाली मैदान है आप लोगों के सामने, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि खाली मैदान के तभी आप लोग ये दावा कर रहे हैं? इस तरह का माहौल आप लोगों को नजर आ रहा है? ज्योति, मुझे लगता है जो अगर 10 सीटों की बात हो रही है या अगर मैं देश में बात करूं 400 सीटों की अगर हम बात कर रहे हैं एनडीए की, तो ये हमने आज से कहना शुरू नहीं किया था। और जहां तक खाली मैदान की बात है तो ये तो उम्मीद यही थी कि ऐसा ही होने वाला है। मुझे याद है मेरे ख्याल से शायद 2 या 3 दिन पहले की डिबेट में मैंने ये कहा था कि अगर कांग्रेस को टाइम मिल जाए, उनके पास टाइम फाउंडेशन नहीं हो टिकट डिक्लेयर करने की कि ये टाइम पीरियड है उससे पहले नॉमिनेशन करना है, तो वो टिकट भी डिक्लेयर नहीं करे। जिस तरह से उन्होंने संगठन नहीं बनाया तो टिकटें भी इसी तरह लटकती रहती है। आप ये देखिए कि कितने दिन हो गए हम क्या सुन रहे हैं कि पैनल भेज दिया है, अब 1 का भेजा है, फिर 4 का भेजा है, फिर 2 का भेजा है, हाई कमांड में डिस्कस हो गया, एक बैठक हुई है उसमें अगली बैठक की डेट फिक्स हो गई है, फिर उसके बाद ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास चली गई है, हाई कमांड के पास चली गई है, 1 दिन में आ रही है, 2 दिन में आ रही है। भाई आपका अपना पार्टी का आंतरिक मामला है, उसमें मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती, आपका जिस तरीके से है आप उसको डिक्लेयर करिए, लेकिन मैं बड़ा सम्मान भी करती हूँ कि आपका ये देखिए कि हम सबके लिए इलेक्शन है 25 मई को। हम ये मानते हैं कि जो जनता है वो वोट करेगी 25 मई को, लेकिन कांग्रेस के लिए जो इलेक्शन है वो इसी समय है, टिकट डिक्लेयर होने से पहले, क्योंकि इनको मालूम है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, इनको ये भी मालूम है कि हमने अपने समय में क्या किया था और आज भी आपस की सिर्फ टवल से हमें फुर्सत नहीं है, तो जनता तो हमारी तरफ क्या देखेगी। तो इनको अच्छे से मालूम है कि आपस में किस तरह से एक दूसरे को निपटा दें, उस तरफ पूरा फोकस है। ज्योति जी, हुडा जी कहते हैं कि मैं नहीं लड़ रहा,
मैं रणदीपुर लड़वा लो, शाहजहां को लड़वा लो। अब यहाँ पर बड़ी बड़ी स्टेटमेंट कही जा रही थी, मुझे याद है हुड्डा जी ने क्या कहा था कि मैं और दीपेंद्र इकट्ठे लड़े इसलिए दीपेंद्र रोहतक से हार गया। मतलब इनकी जो पूरा फोकस है वो एक एरिया में है, उसके अलावा बाहर जरा सा भी ये बाहर जाएंगे तो ये हार जाएंगे, ये इनका कहना है, ये इनकी स्टेटमेंट है जो बार बार चैनल्स ने भी दिखाई और हम सब भी इस चीज को जानते हैं। तो ये खुद मानते हैं कि हम तो छोटे से एरिया में हैं, उसको भी किसी तरह से बचा लें। जो पिछली बार बुरा हाल हुआ था उसको बचाने की जरूरत है, वो उनका पूरा फोकस कहीं ना कहीं यही है। तो मैं यही कहना चाहूंगी इनसे कि आज की बात करें, कल की बात करें, लेकिन इतना समझ लें कि ज्योति जी अभी जो आप खाली मैदान की बात कर रहे थे, तो मैं ये कहना चाहूंगी हमारे पास 10 साल की विरासत है, हमारे पास आगे 25 साल की हमारे पास प्लानिंग है और 1000 साल का विजन है। हमने काम करके दिखाया। अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करूं तो किस तरह से उन्होंने पूरे देश को विश्व के सामने किस तरह से प्रेजेंट किया, किस तरह से हम ऊपर उठकर आए हैं, विश्व गुरु बने हैं, वो सभी देख रहे हैं। और मैं ये तो कहना चाहूंगी सुदूर प्रांत में भी कोई गांव में भी कोई व्यक्ति रहता है तो वो भी जानता है कि मोदी जी ने हमारे लिए क्या किया, और या इससे पहले जो कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री होते थे उन्होंने क्या किया, वो कंपैरिजन साफ देख पा रहे हैं। यहाँ पर परिवार की बात नहीं है, यहाँ पर ये नहीं कि कार्यकर्ताओं के बारे में सोचना है, यहाँ पर देश के बारे में सोचना है, सबके बारे में सोचना है, समान विकास की बात करनी है। तो वहां पर ये इन सबको मालूम है क्लियरली कि हारना तो है, तो कैसे भी करके एक एक करके एक दूसरे को निपटा दें। हुड्डा जी कहते हैं खाली बेटा खड़ा होगा, वो खड़ा होगा या नहीं होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। और बाकी जो इनके लीडर्स हैं वो एक दूसरे पे डाल रहे हैं, किसी का दम घुट रहा है, कोई कह रहा है कि मेरा तो पार्टी में ही दम घुट रहा है। तो ये जो स्थिति है, ये बार बार जो मैसेजेस आ रहे हैं वो क्लियरली बताते हैं कि इनको अपनी संभावित हार दिखाई दे रही है, उसकी वजह से डरे हुए हैं। टिकट डिक्लेयर में देरी इस वजह से नहीं कि कैंडिडेट ज्यादा है, कैंडिडेट ज्यादा है पर एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, तू आगे चल, तू आगे चल, ये वाली सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि 4-4, 5-5 लोग कह रहे हैं कि हमें टिकट दे दो, वो कह रहे हैं इसको दे दो, इसको दे दो, मुझे मत देना। ये वाली स्थिति हो रही है और वो संभावित हार को देखते हुए पिछले चुनाव में तो प्रयोग कर चुके हैं ना, सारे लगभग सारे बड़े नेताओं को उतार दिया था लेकिन हार का सामना करना पड़ा। हो सकता है अपने खाते में हार नहीं ऐड करवानी है, ये भी कारण हो सकता है। जी वही जी, ये एक बड़ा कारण भी है। मैं वही उसी की चर्चा कर रही थी कि अपने जितने भी बड़े नाम ये गिनते हैं उनको उन्होंने उतार दिया था और स्थिति को देख लिया था कि 10 की 10 हार गए थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकने की भी आवश्यकता है कि इन्होंने जनता के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया। जब इनके अपने ही लीडर राहुल गांधी को इनको अपनी सरकार नहीं पसंद आई थी तो जनता को कैसे पसंद आती। राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ा था ना, जब राहुल गांधी अध्यादेश फाड़ सकते हैं, उनको नहीं पसंद आ रहा तो जनता को कहां से पसंद आएगी। और सबसे बड़ी बात ज्योति, ये इंडी गठबंधन की बात करते हैं 9+1, हालांकि भूल गए मनीष खड़ाना जी, आपने याद दिलाया 9+1 लेकर ये खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि इंडी गठबंधन का अपना कोई मैनिफेस्टो है ही नहीं। एक कांग्रेस अलग मैनिफेस्टो बना रही है, बाकी पार्टियां अलग मैनिफेस्टो बना रही है, दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। पता नहीं क्या रहेगा, ना इनका कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, ना इनको मालूम है कि हम कितने सीटों पे लड़ रहे हैं। तो ये स्थिति ऐसी है कि चलो भी कैसे भी करके 24 का चुनाव निकाल दें और फिर उसके बाद आगे की तैयारी देखेंगे, आगे की हार की तैयारी कैसे होगी। मैं तो बार बार कहती हूँ कि 54 की तैयारी है, इनकी 54 की कोशिश करें कि किसी तरह से लाज बचा लें और जो बड़े बड़े लोग हैं वो हार से बच जाए, वो इनकी कोशिश है। पंजिटा जी, 3 उम्मीदवार आप लोगों ने उतार दिए हैं, अभय और सुनैना का हालांकि नाम पहले से था लेकिन ऑफिशियल लिस्ट आज जारी की गई है। आप कई बार बहुत साफ गोई से मेरे डिबेट में कहते रहे हैं कि हम 2 सीटें जीतेंगे, जिसमें आप शायद हिसार और सिरसा की बात करते रहे। तो कुरुक्षेत्र से अभय आ गए हैं, उसे लेकर क्या कहेंगे आप? और जो अभी 3 सीटें जिन पर 3 उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, अंबाला, कुरुक्षेत्र और हिसार, वहां कितनी मजबूती देख रहे हैं पार्टी की? ज्योति जी, मैंने तो पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैंने कभी नहीं आपके डिबेट में कहा कि हम 2 सीटें जीतेंगे। जैसे जैसे टिकट्स की अनाउंसमेंट हुई उसके बाद मैंने आपको हमेशा कुरुक्षेत्र, गुड़गांव के बारे में हमेशा मैंने आपको कोट किया है। एक दफा नहीं, कई दफा किया, अलग अलग चैनल्स पे भी किया। तो अभी तो सिर्फ जी, आप कह रहे हैं, मुझे जहाँ तक याद है आप कहते रहे कि मैं 2 सीटों को लेकर दावा कर रहा हूँ, इसके अलावा बाकी सीटों पर हम कड़ी टक्कर देंगे। वो जैसे आप 2014 का हवाला देते रहे इसमें, जहाँ तक मुझे याद है। ज्योति जी, वो हाँ, आप जो बात कर रहे हैं वो तब तक कोई कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं हुए थे, इलेक्शन अनाउंस हुआ था। ठीक है, हाँ, शुरू की बात है ये। मुझे लगता है 1 महीना 1.5 महीना पहले की।
तो जैसे जैसे इलेक्शन प्रोग्रेस हो रहा है आगे, जैसे जैसे जनता का रिस्पांस मिल रहा है, उसको ही आधार मान के मैं कोई बात कर सकता हूँ। मैं इनकी तरह कोई बड़ी बड़ी टिप्पणी नहीं कर सकता कि अगर कांग्रेस 9 सीट जीत रही है, भाजपा 11 सीट जीत रही है, तो 20 सीटें तो यही हो गई। तो जैसे जैसे जो बड़ा जेन्युइन सा आपके सामने रखेंगे, अगर मुझे लगेगा कि कोई हमारी सीट पे हम टक्कर में है तो मैं आपको टक्कर में बताऊंगा, और अगर जहां संभावित जीतने की स्थिति में है तो मैं जीतने की स्थिति में बताऊंगा। हाँ, कुरुक्षेत्र की जब से सीट अनाउंस हुई है, मैंने शुरू दिन से, पहले दिन से मैंने आपको ये कहा है कि कुरुक्षेत्र की सीट हम निकालेंगे, 100% जीतने जा रहे हैं। पहली बात वो। दूसरी बात आपने कही हिसार की। देखिए, हिसार में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है पूरे लोकसभा क्षेत्र में। वो सीट ही स्वर्गीय ताऊ देवीलाल के पद चिन्हों पे चलने वाले, उनकी नीतियों में विश्वास करने वाले, वहां की जो जी, आप लोगों का भी तो नहीं है पंडिता जी? नहीं, वो तो हमारा तो 2019 के अंदर पार्टी एन वक्त पे टूटी, मतलब वो सीट हमारी आती दोबारा से, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो सीट हम ही निकालेंगे। आप इससे बड़ा जीता जागता सबूत है ये कि हिसार में रंजीत सिंह चौटाला जी का, हिसार में नहीं कहीं और भी कहीं उनका कार्यक्रम हो रहा है। जनता का भारी विरोध, पूरा सोशल मीडिया हर जगह ये चीजें पुष्टि करती हैं कि भाजपा के नेताओं का, लोगों का बहुत भारी भरकम विरोध है। यहाँ पे इन्होंने बैठे बैठे बोल दिया कि 10 साल की विरासत। मैडम, 10 साल में आपने कर्ज कितना लिया? जितनी सारी सरकारें मिलकर नहीं ले पाई, उससे ज्यादा अधिक तो आपने, उन्होंने 50 लाख 58 लाख के आसपास लिया था, आपने 205 लाख करोड़ का ले लिया। भुखमरी में अगर आप देखें तो वर्ल्ड इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर हमारा 111वां रैंक है 125 में से। पर कैपिटा में देख लीजिए आप, ये बड़ी बड़ी कहते हैं हम अर्थव्यवस्था की बात नहीं होती। अर्थव्यवस्था तो आगे बढ़ती रहेगी। आप ये बताइए कि आपके लोगों के ऊपर आज, घरों के ऊपर जो अपना खर्चा चला रहे हैं वो मुश्किल से चला पा रहे हैं, सब क्रेडिट में चल रहा है। आज तभी आपकी पर कैपिटा इनकम अगर मैं बताऊं तो 143 रैंक है आपका 195 में से, और पिछले साल हमारा शायद 122 के आसपास था, 120 के आसपास। तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो ये लगाइए चीजें, महंगाई आपने दी है, बेरोजगारी आपने दी है। आप विश्वगुरु की बात कर रहे थे। देखिए, नवीन जिंदल क्या कर रहे हैं? अनाज की बोरी उठा रहे हैं। सुशील गुप्ता फसल काट रहे हैं, शायद गेहूं काट रहे होंगे। अब वो चाय भी बना रहे हैं, उनकी चाय बनाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो अब है कैंपेनिंग का कौन सा रास्ता अपना रहे हैं? सीधा रास्ता, गुमराह करने वाला रास्ता नहीं अपना रहे हैं। ये अभय सिंह जी का ही फैक्टर वजह है। जो नवीन जिंदल जी जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आते हैं वो शामिल है, और इज रोलिंग इन मनी। उनके कितने तो गवर्नमेंट कंट्रैक्ट्स है उनके पास, और विदेशों में भी कंट्रैक्ट्स है उनके पास। तो हम सारा देखते रहते हैं, लेकिन वो तो इच्छुक भी नहीं थे। उनके पास कोई पैसे की कमी नहीं। हमें कोई ऐसा विधायक, ऐसा एमपी नहीं चाहिए, सांसद नहीं चाहिए जो संसद में जाने की बजाय अपने बिजनेस में लग जाए। सुशील गुप्ता जी बिजनेसमैन है। सुशील गुप्ता वो व्यक्ति है जो, जिनके ऊपर ये इल्जाम है कि वो 50 से 80 करोड़ के आसपास सुनने में बातें आती है, जो कुमार विश्वास जी ने कहा है कि वो इतने पैसे लेके कुमार विश्वास की सीट काट के और फिर आम आदमी पार्टी में आए। वो कोई अन्ना आंदोलन से जुड़े व्यक्ति नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं था। वो पहले कांग्रेस में थे, राज्यसभा में अगर उनका पैसे लेके राज्यसभा में जाना ही मकसद है। और सुशील गुप्ता जी से एक बात पूछिए, उन्होंने एक बहुत ये बयान दिया था कि जब कुरुक्षेत्र की जनता मुझे बुलाएगी तब मैं आ जाऊंगा। अगर कुरुक्षेत्र की जनता आपको 5 साल नहीं बुलाएगी तो आप आओगे ही नहीं। आप जब बाढ़ आई तो आपकी कुरुक्षेत्र की याद दिखा आपको कहीं? सुशील गुप्ता कहीं आसपास में दिखा हो कि भैया किसी की मदद करने आया हो? किसान आंदोलन में दिखा हो पूरे हरियाणा के अंदर किस धरने के ऊपर बैठे हैं सुशील गुप्ता? देखिए, ये सिर्फ आपने फिर से सवाल किया था, मैंने आपको तब भी कहा था ये किसान की और पूंजीपति की लड़ाई है। सीधा सीधा जो किसान की आवाज उठा सके। आज हमारे को अपने वोट का, जो मत का सही अगर उपयोग करना है तो आज हम देखना चाहते हैं क्या हिम्मत है नवीन जिंदल में कि मोदी जी के आगे अड़ जाए, अगर दोबारा के काले कानून आ गए, या सुशील गुप्ता की ईडी की खोल के जेल में डाल दिया या अड़ जाए। हिम्मत भी तो होनी थी आदमी की जुबान खोलने की। केवल एमपी चुनना मकसद नहीं है, आपके जनता की, शोषित की, वंचित की, दुखी की, गरीब की आवाज उठाना मकसद है। अगर हम मकसद को ही नहीं समझेंगे फिर क्या है? क्या मिल जाएगा हमारे को? ये आज गले में सांप डाल के घूम रहे हैं सुशील गुप्ता, कल को कुछ और डाल के घूमने लग जाएंगे, विदेशों में भ्रमण करने लग जाएंगे। हमें ऐसा सांसद नहीं चाहिए जो आज नायब सिंह सैनी जी के बारे में बोलते हैं गायब सैनी, कल को ये दोनों ही ना गायब हो जाए।
ये पूंजीपति लोग हैं, ये किसान है और किसान से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ इलेक्शन में माहौल बनाने के लिए, जैसे हेमा मालिनी जी हेलीकॉप्टर से उतरकर काटने लग गई फसल, ये पकी हुई फसल अभी ये मुझे लगता है गेहूं की बोरियां नहीं है और अभी भी और चीजें भी उठाएंगे अभी धीरे धीरे। यहाँ ये सांसद चुनना है जो आवाज उठा सके। ईडी के केसेस हैं इनके ऊपर, आपको भी पता है कि सीएजी की रिपोर्ट 1,86,000 करोड़ का घोटाला और सीधा 40,000 करोड़ तो सीधा नवीन जिंदल के ऊपर आते हैं और 12-12 सीबीआई की एफआईआर है। संसद में रिपोर्ट टेबल हो चुकी है और खुद, और छोड़िए हम क्यों बोले कुछ, खुद मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं कुरुक्षेत्र की पावन धरती के ऊपर ये बोले थे ये कोयला चोर है। हम अपने तरफ से कुछ भी ना अगर कोई शब्द दे तो सिर्फ भाजपा ने ये इल्जाम लगा रखे हैं बड़े बड़े। आज हमने ये नहीं कि भाजपा जीत रही है, इसकी 10 आ रही है, इसकी 11 आ रही है, आपकी आवाज कौन उठा सकता है? इंडियन नेशनल लोकदल के अगर 3 जीते, 4 जीते, 5 जीते, अड़ जाएंगे, हिला नहीं सकता वो अंगद के पैर की तरह है, उसको कोई नहीं हिला सकता, फिर टस से मत कर सकता। हमें ऐसे अपने सांसद चुन के भेजने हैं जो हमारी कम से कम आवाज तो उठाएं। आपको अच्छी तरह पता है कि विधानसभा के अंदर अभय सिंह जी सड़क से सदन तक सारे के सारे जनता के मुद्दे की बेखूबी से रखते हैं, सरकार से भी लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, सरकार के तो नाक में दम हो जाता है, वो तो नेम करने के बहाने ढूंढ रही होती है सरकार को। तो चलिए पोपली जी को कुछ कहना है। पोपली जी बहुत संक्षिप्त में आप कहिएगा, आपके बाद में जेजेपी और आम आदमी पार्टी को भी जोड़ रहे हो। आपने मुद्दा भटका दिया, विश्वगुरु की बात कर रहे थे, बताइए सोना 75,000 के आसपास आ गया। नहीं, मुद्दा नहीं भटकाया आपने बहुत अच्छे से अपनी बात कही, आपने बहुत अच्छे से बात कही पंजेटा जी, अपने नेता को लेकर, कुरुक्षेत्र को लेकर, हरियाणा को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर, ये सोने के भाव और जो बाकी चीजें सारी बहुत, मैं ये नहीं कह रही जरूरी नहीं इन पर चर्चा, लेकिन हो नहीं पाएगी ना समय इतना नहीं। आपने अपनी पार्टी और चुनाव की बात तो कर ली, तो चाइना को युद्ध अनंत है, कितनी बात करेंगे आप, और दूसरे मुद्दों पर बात नहीं हो पाएगी। पोपली जी आप बोले जल्दी। देखिए ज्योति जी, मुझे लगता है पंजेटा जी इस तरह की गलती करते नहीं है, पता नहीं किस तरह से उन्होंने कर दी, अपनी तरफ से ये बहुत समझदार प्रवक्ता हैं। आप रिवाइंड करके सुनिएगा, बहुत माइन्यूटली इन्होंने क्या बोला कि नवीन जिंदल जी इच्छुक नहीं थी, उनके पास पैसों की कमी तो है नहीं, ये नीयत दिखा देती है, ये आपकी दिखा देता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। कि अगर कोई जन सेवा के लिए आता है या कोई यहाँ पे प्रतिनिधि चुना जाता है तो वो पैसों के लिए चुना जाता है क्या? आपका स्टेटमेंट है ये, आप इसको रिवाइंड करके सुनिएगा। बड़ी शर्म की बात अगर ये वाली बात कही जाए कि नवीन जिंदल इच्छुक नहीं थे, उनके पास पैसों की, एक सेकंड सुन लीजिए, बाद में बोलिएगा, मैं आपके उनके पास पैसों की कमी नहीं है। तो ये एक सेकंड, पैसे की कमी हम अभी कह रहे थे कि अभय चौटाला जी, नहीं आपने कहा था वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, नहीं आपने कहा था पंजेटा जी, मैंने भी सुना था, मुझे पता था पोपली जी इस बात को पकड़ चुके, इसलिए मैंने बाहर आ गई। ईडी के ऊपर क्यों नहीं बात करते? जो ईडी के केसेस है उनके ऊपर, सीबीआई के केसेस है उनके ऊपर क्यों नहीं बात करते? कैसे वॉशिंग मशीन में धोखे ले आया? मैं तो पंजेटा जी आप रुक जाइए, क्योंकि देखिए दो प्रवक्ता हमारे साथ हैं जिनको मैंने अभी चर्चा में नहीं जोड़ा, ये उनके साथ गलत होगा। ये जल्दी अपनी बात पूरी करेंगे तभी मैं अब वो खिलाना नहीं है। आपने बता दिया कि आपकी सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, आपके लिए इलेक्शन में आने का मतलब पैसा कमाना होता है, वो आपने आज यहाँ पर दिखा दिया है। दूसरी बड़ी बात, आपने यहाँ पर कहा कि अभय चौटाला जी गुमराह नहीं करते। आपने देखिए गुमराह कैसे किया जाता है, मैं बताती हूँ, मैं ज्यादा दूर नहीं जाती। किसान आंदोलन की आप यहाँ पर बात कर रहे थे, उन्होंने रिजाइन करा, बड़ा अच्छा किया, उन्होंने रिजाइन किया किसानों के हक में, उनको लगा कि मुझे रिजाइन करना चाहिए, किसी तरह से राजनीति बुनानी चाहिए, लेकिन दोबारा से इलेक्शन लड़ने क्यों आ गए? अगर ऐसा था तो रहते वहीं पर, अपने स्टैंड पर रहते, क्यों नहीं रहे? और यहाँ पर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुझे इतना बता दीजिए, क्या जब आप कह रहे हैं कि अभय चौटाला जी आवाज उठाते हैं, तो इतना बता दीजिए, विधानसभा में जूता उठाना, आवाज उठाना है तो ये तो आप ही कर सकते हैं, ये तो और किसी के चलिए मैं जेजेपी को चर्चा में जोड़, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज को समझना चाहिए। आपकी लिस्ट आती है, आपकी लिस्ट में फैमिली मेंबर ज्यादा है, बाकी के लोग कहीं दिखाई नहीं देते, यही आपका दिखाता है कि आपकी, ये आपको समझना चाहिए कि आपके परिवार को लेकर कह रही हूँ। मैं अगली बार पंजेटा जी से इस बात का उत्तर लेती हूँ। अभी टीपू जी को चर्चा में जोड़ रहे हैं। पोपली जी रुकिए, आप वरना पोपली जी आप सुनिए, इलेक्शन लड़ने का मतलब है पैसा कमाना, वो आपके लिए है। टीपू जी आपके तो नेता रोजाना कोई ना कोई नेता आपकी पार्टी को छोड़कर जा रहा है। पंजेटा जी ऐसे नहीं ना, मुझे म्यूट करवाना होगा फिर। कोई फायदा नहीं है ज्योति जी, कोई तर्क थोड़ी ना है ये।
ये नहीं, इन्होंने कहा है इनके लिए तर्क है, आपके लिए नहीं है ना। आपने जो बोला वो इनके लिए नहीं होगा। दर्शकों को डिसाइड करने दीजिए है कि नहीं, है ना। रुकिए अभी टीपू जी, आपकी पार्टी में तो मानो भगदड़ी मची है। निशांत सिंह का इसके बाद कई नेता पदाधिकारी जा चुके हैं। लगभग रोजाना इस तरह की खबरें सामने आ रही कि जेजेपी को नेता अलविदा कह रहे हैं। डिबेट का जो ओपनिंग थी वो भी यही थी कि एनएलडी ने 3 सीटें डिक्लेयर करी और जेजेपी में भगदड़ मच गई। और जैसे ही आपने मेरे से सवाल किया तब भी ओपनिंग आपकी यही है कि आपकी तो पार्टी में भगदड़ मच गई है। मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जननायक जनता पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और बहुत मजबूत और सशक्त उम्मीदवार उतारे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी, कल हमारी रिपोर्ट में हमने इस बात को शामिल कर लिया था। कल दूसरे प्रवक्ता थे आपके यहाँ से, इन्होंने 3 आज अनाउंस की, इसलिए हमने अपनी रिपोर्ट में इस बात को जगह दी है। ठीक है, बची हुई 5 सीटों पर हम अपने उम्मीदवार जल्दी उतार देंगे, कल उतार देंगे या परसों उतार देंगे, ये हो जाएगा। अभी बात करते हैं भगदड़ की। आपने कहा जननायक जनता पार्टी को कई नेता छोड़ करके गए हैं। भाई नो डाउट जननायक जनता पार्टी को भी छोड़ करके गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी भी बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में गए हैं। एनएलडी से भी जो नेता है वो छोड़ करके जेजेपी ज्वाइन की है। और अनेक पार्टियों में जो कार्यकर्ता है वो दूसरी पार्टियों से हमारे पास भी आए और हमारी पार्टी के दूसरी पार्टियों में भी गए हैं। ये तो लोकतंत्र है। चुनाव के समय पर अक्सर ये चीजें देखने को मिलती है और ये चीजें रूटीन में है और ये चीजें चलती रहेंगी। इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाहूँ कि आज अगर लोकसभा का चुनाव है, भाई लोकसभा का चुनाव जननायक जनता पार्टी किन मुद्दों पर लड़ने जा रही है। लोकसभा का चुनाव जननायक जनता पार्टी हरियाणा के हक के लिए कैसे हरियाणा की उन्नति को और ज्यादा तरक्की मिल सके, उन मुद्दों को लेकर के लड़ने जा रही है। जो 4.5 साल में बतौर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने जो हरियाणा के लिए जो काम किए, हम अपने कामों को जनता के बीच में रखेंगे। कैसे 2014 में जब वो लोकसभा के सांसद हिसार से जब एमपी हुआ करते थे, किस प्रकार से उन्होंने अपने बतौर एमपी जो काम किए, उन कामों को लेकर के हम जनता के बीच में ये तो 2019 में रख चुके थे। ऐसा काम किया उन्होंने, इस बात को लेकर तो 2019 में लड़ चुके हैं ना आप चुनाव। बिल्कुल लड़ चुके। देखो हर बार की जो परिस्थितियां हैं, आप 2019 में पुलवामा का जो किस तरीके से बुलाया गया भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें बहुत धुरंधर नेता भी बह गए, उसमें दुष्यंत चौटाला भी, उसी चीज का हमें भी खामियाजा उठाना पड़ा। मैं आपको एक बात कहता हूँ, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात करी, आपने टिकटों की बात हुई, भाई हम कल टिकट डिक्लेयर कर देंगे और मजबूती से कर देंगे, 10 की 10 पे कर देंगे। फिर आपने उनको ठीक किया 9 पे करनी है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि 9 लोकसभा की टिकटों पे कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। आज कांग्रेस के पास ना तो अपना कोई संगठन है, कोई संगठन नहीं बना पाए पिछले 8-10 सालों में। और आज 9 सीटों को डिक्लेयर करने के लिए उन्होंने 50वीं मीटिंग की, मंथन मीटिंग, 50वीं मीटिंग। अगर 10 पे करनी होती तो 60-70 हो जाती। तो किस प्रकार इन्होंने, अगर ये जो 2 गुट बने हुए हैं, जैसे किस प्रकार सलमान खुर्शीद जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई गई, दोनों गुटों ने बायकॉट किया, हुड्डा ग्रुप ने भी किया और एसआरके ग्रुप ने भी किया। आज कांग्रेस की हालत ऐसे है, अगर कुमारी शैलजा जी जिस सीट से खड़ी होंगी वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनका हरवाने का काम करेंगे और जहाँ से दीपेंद्र हुड्डा खड़ा होंगे। चलिए गुटबाजी तो है, लेकिन आप लोगों से तो नहीं अच्छी स्थिति है। 2019 के हिसाब से ही हम बात करें तो आप लोगों से तो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस। लोकसभा में भी आप लोगों से अच्छा प्रदर्शन किया था पिछली बार भी। चलिए मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ती हूँ अभी। निवान जी, सुशील गुप्ता लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। कभी जैसे कि हमने जिक्र भी किया कि कभी फसल काटते नजर आ रहे हैं, कभी चाय बनाते नजर आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये इस तरह के जो तरीके अपनाकर, हालांकि वो अकेले नहीं, बहुत सारे नेता या उम्मीदवार करते हैं, इस तरह के तरीके अपनाकर रिझा पाएंगे कुरुक्षेत्र की जनता को, वोटर्स को? देखिए बहुत बहुत नमस्कार। लगभग 35 मिनट से हम लोग चर्चा में हैं और अभी आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद आपका। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मुझे अनइंटरप्टेड टाइम दिया जाए अपनी बात रखने के लिए। मैंने सब कुछ सुना, बहुत ध्यान से सुना। आपने अभी 2 घटनाओं का मेंशन किया। एक आपने बोला कि वो सुशील गुप्ता जी फसल काट रहे थे और चाय बना रहे थे। ये पार्ट ऑफ द कैंपेन हो सकता है, लेकिन उसके अलावा और हजारों चीजें हैं जो वो कैंपेन में कर रहे हैं। आपका ध्यान उस पर क्या, कोई बात नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है। हम कर रहे हैं, हम हर चीज कर रहे हैं जिससे हम जनता को बता सकें किस तरह से हम उनसे कनेक्टेड है, नंबर 1। नंबर 2, अभी मैं पिछले आधे घंटे से हमने स्पेशली बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनका बहुत
एक मनमोहक भाषण सुना हमने और उन्होंने कहानियां सुनाई हमें कि किस तरह से उनके पास 1000 साल का विजन है। पहली बार मैंने किसी प्रवक्ता को भाजपा के, आज इन्होंने सारी हदें एक झूठ की पार कर दी और उन्होंने बताया कि हमारे पास 1000 साल का विजन है। पहली बार ये टीवी पे आपके चैनल पे ब्रेक हुआ, मुझे लगता है आपको ब्रेकिंग पहले भी कहा गया है, इनके दूसरे प्रवक्ता भी कहते हैं, मेरी डिबेट में कहा गया है। आई एम रियली सॉरी, मैंने नरेंद्र पहली मोदी जी को सुन लेते, 1000 अगर नरेंद्र मोदी जी को 1000 सुन साल लेते का विजन दे तो रहे हैं, इतना आश्चर्य 1000 नहीं साल होता का। ना, आप सुनते नहीं है। बीजेपी कह रही है 1000 साल का। इनको म्यूट ठीक है पोपली जी, पोपली जी इनको सुनिए अभी आप। इनके मनमोहक भाषण हमने बहुत सुन लिए, इनको भी सुनना पड़ेगा। ये जो झूठी पार्टी आके बैठ गई है यहाँ पे सत्ता में, इनको सुनने की भी आदत डाली है आप, इनको म्यूट कराइए पहले। ये 1 सेकंड मैंने बोलना शुरू किया और बीच में बोलना शुरू हो गए। 1000 साल का विजन दे रहे हैं देश को। 2014 में ये लोग आए थे, 2014 में आपने कहा पहली बार सुना, उसका जवाब दिया मैंने। 2000 मैडम, आपने कहा पहली बार सुना, उसका जवाब दिया मैंने। कि नहीं मैडम, मैं अपनी बात रख सकता हूँ आपके शो पे कि तो नहीं? वही तो कह रही हूँ ना, सुनिया करें, सुना करें कि क्या होता है देश में, पार्टी को क्या होता है प्रदेश में, सुना करें। वंदना पोपली जी, कथित राष्ट्रीय पार्टी के जिसके सारे नेता जेल में हैं, सुना करें, सुना करिया करे, आपके लिए जरूरी है। पोपली जी अभी सुनिए आप, सुनिए वंदना पोपली जी सुनिए आप, इनको बात कहने दीजिए। इन्होंने कहा कि पहली बार सुना, तो मैंने खुद ने कहा ना, मैंने मैडम मैंने पहली बार बीजेपी बार बार कह रही है ये, ठीक है आपने पहली बार सुना, ठीक है आप बात 1000 साल का विजन दे रहे हैं। मुझे तो बहुत ये आपको पता नहीं क्यों सरप्राइजिंग नहीं लगा, मुझे तो बहुत 2014 में आए तो 2022 की बात करते थे, 2022 में ये कर देंगे वो कर देंगे, एक काम नहीं किया इन्होंने 2022 में। अब 2023 में 2045 की बात कर रहे हैं। आज तो मैंने नई बात सुन ली, 1000 साल की बात कर रहे हैं। ये क्या काम किया इन लोगों ने? ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। देश दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी ये जो है, ये हमारे देश की सत्ता में विराजमान हो गई है। ये झूठी बातें चला के सत्ता में आ गए और ये लुटेरों की पार्टी है। ये ऐसे पूंजीपतियों की पार्टी बन गई है जिन्होंने भाजपा के नाम का भी मिसयूज किया है। ये भाजपा है ही नहीं। ये लोग एक्सटॉर्शन करते हैं। ये लोग हमारे नेता को इन्होंने मारने की साजिश कर रहे हैं, जेल में डाल दिया इन लोगों ने। आप देखिए क्या आज तक एक 25 पैसे का सबूत ढूंढ पाए। जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको ये जेल में डाल देते हैं। मुख्यमंत्री जी को शुगर की प्रॉब्लम है, ये इंसुलिन बंद कर दी होगी। ये अत्याचार की लिमिट इन्होंने क्रॉस कर दिया। आज मुख्यमंत्री जी को 54 यूनिट इंसुलिन डेली दी जाती है, ये बीजेपी वालों ने बंद कर दी। मैडम वो क्या चाहते हैं? ये मुख्यमंत्री जी को मारना चाहते हैं? पूछिए आप इनसे। अरे मीठा बेचना बंद कर दो। ये ऐसी पार्टी आगे देश में है जो सबको खत्म करना चाहती है। ये पार्टी सबको खत्म करने में तुली है। क्या कसूर है माननीय मुख्यमंत्री जी का? बच्चों के लिए स्कूल बनाते हैं, वो अस्पताल बनाते हैं, उनको जेल में डाल दिया इन्होंने चुनाव से पहले। आज बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, बैठ के 1000 साल की बात कर रहे हैं। ये ईडी बेचते हैं। मैं कुरुक्षेत्र से शुरू होती हूँ, आप लोग दिल्ली चले जाते हैं। ये मैडम सुनिए, ये ईडी भेजते हैं, ईडी की रेड डालते हैं और फिर ये चंदा वसूली करते हैं। ये एक्सटॉर्शन करते हैं। ये तो भलाओ सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने एक्सपोज कर दिया इनको। दिल्ली की कोयला चोर बोलते थे। आज दिल्ली में चलेगी पूरी डिबेट, पूरी डिबेट से पोपली जी मुझे आपको म्यूट करवाना होगा। देखिए अरे कोर्ट में जाके बताओ, मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रही हूँ, कोर्ट में जाके बताओ, कोर्ट में जाके बताओ। आपने एजेंसी जो है वो अरे दिल्ली में प्रयास के लिए रखी है, कोर्ट में जाके बताओ। रो मत यहाँ पर आकर, रो मत। आज देश की जनता को रुला रहे हैं आप देश में तानाशाही की हदें पार कर दी हैं आपने। जो किया आप देश को तानाशाही से चलाएंगे आप देश को। आतंकवादियों से हमारे जेल में डाल रखा है। पोपली जी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ निवान जी, ये जब आप ठीक है अरविंद केजरीवाल आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता है, दिल्ली के सीएम है, तो क्या आप इसी मुद्दे को लेकर कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं क्या? मैं तो हरियाणा की आपसे बात कर रही हूँ। क्या यही मुद्दा है आप लोगों का चुनाव का? मैडम पूरे देश का मुद्दा है ये, या कुछ और भी आपके पिटारे में? क्यों एक ऐसे व्यक्ति को खत्म करने की साजिश कर रही है जो भाजपा की नाक में दम करके रखा है जिसने? 10 साल हो गए इनको देश में एक स्कूल बनाया इन लोगों ने, जब इनके पास कुछ नहीं है, गिनाने को एक काम नहीं है। 1000 साल का ये लोग हमें 1000 साल कौन बैठा है यहाँ 1000 साल देखने के लिए? हम में से कौन रहेगा 1000 साल बाद? ये 1000 साल का प्लान दे रहे हैं। आज बेवकूफ समझते हैं जनता को। चलिए मैं ठीक है निवान जी, आपकी बात पूरी होती है यहाँ पर। वंदना पोपली जी, घोटालेबाज ये है, हमने आपको सबूत दिया। मैडम सुनिए, मैं चैनल्स पे लगातार, सारे चैनल्स पे लगातार हम लोग बोल रहे हैं, हम सबूत दे रहे हैं। 60 करोड़ निवान जी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अरविंद केजरीवाल पर तो डिबेट नहीं कर रही हूँ ना। वो बीजेपी को चंदा, मैं अरविंद केजरीवाल पर तो डिबेट नहीं कर रही हूँ ना।
आपकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। अरविंद केजरीवाल आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता है, इसमें भी कोई डाउट मैडम, देश के लिए लेकिन मुद्दा मेरे नहीं है डिबेट का क्या? ही मुद्दा नहीं है ना। एक चुने हुए निवान जी, मैं कब तक टोकती रहूं, कब तक रोकती रहूं आप लोग बोलते हैं केवल अरविंद केजरीवाल पर, क्यों नहीं सुशील गुप्ता के लिए बोल पाते आप लोग? उम्मीदवार तो वो है आपके, हरियाणा में तो एकमात्र कुरुक्षेत्र में ही लड़ रहे हैं आप लोग, 2 वाक्य बोलते हैं उनके, उसके बाद आप लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं। सुशील गुप्ता के लिए बोलने के लिए 1 मिनट का भी कंटेंट नहीं आप लोगों के पास, क्यों निवान जी? हमारे पास 1 मिनट का नहीं, हमारे पास घंटों का कंटेंट है। लेकिन आप बोलते केवल अरविंद केजरीवाल पर, फिर सुनना चाह रही है, आप क्यों नहीं सुनाना चाह रहे? नहीं, आप केवल अरविंद केजरीवाल पर बोल रहे हैं, सुनाना चाह रहे। आज पूरे विश्व की मीडिया जो है ये सुनना चाहती है कि एक देश में चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत के जेल में मुझे नहीं पता विश्व की मीडिया क्या सुनना चाहती है, हरियाणा के दर्शक क्या सुनना चाहते हैं और हरियाणा न्यूज ने मुद्दा क्या लिया है, मुझे सिर्फ इतना पता है। क्यों नहीं सुनना चाह रहा जो पूरा मुझे सिर्फ इतना पता है। नहीं, बन्ना पोपली जी, ठीक है, हमने कांग्रेस को लेकर बात की आपसे पहले जवाब में। आज ये जिसको आप कुरुक्षेत्र की बात कर लीजिए, जिसको ये कोयला चोर बताते थे, आज कोहिनूर हो गया इनके लिए। हाँ, तो उस पर बोलिए ना, उस पर बोलने से कोई नहीं मना करता। आज आप फाइट कर रहे हैं उसको लेकर बोलिए, हरियाणा को लेकर बोलिए। आप लोग बोलते हैं अरविंद केजरीवाल पर, बताइए। बहुत समय नहीं, बहुत समय बर्बाद होता है। बन्ना पोपली जी, इनेलो 3 सीटें अपनी, देखिए 3 सीटों पर उम्मीदवार ले आई है, बीजेपी की ओर से भी 5 उम्मीदवार उतारे गए हैं। आम आदमी पार्टी तो लड़ी रही है कुरुक्षेत्र से, तो इन पार्टियों की तैयारी को कैसे देख रही है बीजेपी? क्या कोई चुनौती? देखिए, आप, मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत हद तक पिक्चर क्लियर हो चुकी है। आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने पूरा अपना समय जो है केजरीवाल को दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सिर्फ विषय है और कोई विषय ही नहीं है, तो आप हरियाणा में मत लड़ो भाई, आप सिर्फ दिल्ली में ही लड़ लो, आपको और जगह लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप डायबिटीज की बात करें, पब्लिक डोमेन में है, मुझे लगता है आप सब इसको देख पाएंगे। आप इसको ये मेन्यू है केजरीवाल जी का, यहाँ से डिले हो जाती है, रोजाना डिले हो रही है डिबेट, रोजाना डिले हो रही है इस मुद्दे को लेकर। हरियाणा के बेटे को जेल में खत्म करने की साजिश कर रही है आपका दुख समझ सकते हैं, आपको रोना भी आ रहा है, समझ सकते हैं, लेकिन निवान पूरे देश को रुला दिया आपने भ्रष्टाचारों से, उसमें तो मुझे नहीं लगता है आपको किसी का साथ मिलेगा, आपको टाइम दिया गया था, किसी का साथ नहीं मिलेगा। एक समय में कांग्रेस ने कहा था कि ये शराब घोटाला हम लेकर आए सामने, नहीं निवान जी ऐसे नहीं, मुझे आपको म्यूट कराना होगा। मैं इस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रही हूँ बन्ना पोपली जी, मैं इनेलो, जेजेपी और दूसरे दलों की तैयारी को लेकर क्या कोई चुनौती है आप लोगों के सामने, मैं उस पर आपसे बात कर रही हूँ, बोलिए आप। देखिए, यहाँ पर जो कट्टर ईमानदार बैठे हैं या बाकी जितने भी पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर हो चुकी है। अगर ये गठबंधन में है, इंडिया अलायंस में है, तो इनको अगर मैं पूछ भी लूं मनीष खटाना जी से ये कितनी सीटों पर ये लड़ रहे हैं या इनके साथ कौन कौन सी पार्टीज हैं, तो वो शायद वो नाम भी नहीं गिनवा पाए। इनका कॉमन एम क्या है, मैनिफेस्टो इनके पास कॉमन नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है, वो दिखाई देता है कि एक्चुअल में लड़ ही नहीं रहे लड़ने के लिए। आप ये देखिए, इनका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी इनको नहीं पता है। इसके अलावा अगर मैं बाकी पार्टियों की भी बात करूं तो कहीं ना कहीं अपने ही मुद्दों में उलझे हुए दिखाई देते हैं। कहीं पर तो आपस में परिवारों में लड़ाई है, तो कहीं पर ये निवान जी को केजरीवाल के अलावा कुछ सुझाई नहीं देता। डायबिटिक के मरीज हैं, ठीक है, लेकिन भ्रष्टाचार किया तो छूट तोड़ना जाएंगे और उसके बाद मिठाई दबा कर खाएंगे। तो ये तो मुझे लगता है देश की पूरी जनता जानती है कि मिठाई खाने से क्या होता है। लेकिन एक चीज समझना चाहिए, हरियाणा में अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी का ये हाल है कि अगर राज्यसभा का मेंबर बनेगा, अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ एक बार, राज्यसभा का अगर मेंबर दिल्ली से बनेगा तो सुशील गुप्ता बनेगा, अगर प्रदेश अध्यक्ष बनेगा तो सुशील गुप्ता बनेगा, और अगर कैंडिडेट बनेगा तो भी सुशील गुप्ता बनेगा। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। ये व्यक्तिवादी लोग हैं, ये व्यक्तिवादी लोग हैं। अरे बस करो, आप कहीं कुछ आपको रुमाल चाहिए तो रुमाल भेज देती हूँ, अपने आंसू पोंछ लेना, लेकिन जो किया है भुगतना पड़ेगा, जो किया है भुगतना पड़ेगा। क्यों शराब घोटाला किया था, क्यों आतंकवादी बोल रहे हैं कि हमसे पैसे लिए थे, हालांकि शराब घोटाले में अंदर गए हैं, लेकिन ये प्रश्न भी तुम्हारे पर ही है। निवान नहीं, ये डिबेट नहीं है, अरविंद केजरीवाल पर डिबेट नहीं है, दिल्ली के शराब घोटाले पर भी डिबेट नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। निवान जी मुझे आपको म्यूट कराना होगा। देखिए, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ आपसे, मैं कई बार आपसे निवेदन कर चुकी हूँ। पोपली जी, आपकी बीच में एक वाक्य उन्होंने बोला था, आपको बहुत आपत्ति हुई ना, आप कैसे नहीं कराइए, अब आप क्यों बोल रहे लगातार, ये क्या तरीका है आपका? इनको चुप कराइए, क्यों परेशान है?
अरे घर से लड़कर आए हैं क्या किसी से? हमारे नेता को Please, खत्म करने शांत की रहिए, साजिश मेरी कर बात। रहे हैं। निवान शर्मा जी को नहीं किया जाए। सबसे बड़ी प्लीज बात विचार, आप वंदना अरे को प्लीज। नेता, अरे जपिए आप नाम, अपनी बात खत्म जपिए, कीजिए। माला ले लीजिए, नाम जपिए, लेकिन म्यूट कर दीजिए इनको। सबसे बड़ी बात विचारधारा की भी है ज्योति। मैं ये मानती हूँ कि देश के बारे में कौन सोच रहा है वो भी देखना जरूरी है। आप ये देखिए जिस प्रकार से इनके नेता जो गालियां निकाल रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता इतने बड़े कद के नेता हैं और हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और वो उनका भाषण में क्या क्या बातें आती है वो बता देते हैं कि इनकी विचारधारा क्या है। तो विचारधारा है कि किसी तरह से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली जाए। आप ये देखिए लगातार फ्रस्ट्रेशन निकाली जा रही है, कोशिश की जा रही है कि मोदी जी के अगेंस्ट बोला जाए, हर तरह की बात करी जाए, कभी कोई गालियां निकाली जाती है। इनके प्रवक्ताओं को देख लीजिए किस तरह से ये बोलते हैं, लेकिन विचारधारा जो है वो देश के प्रति नहीं है। आप पहले के इनके प्रधानमंत्री देख लीजिए कांग्रेस के, या अभी जो इनके लीडर्स हैं उनको आप देख लीजिए, कभी भी इन्होंने देश के बारे में नहीं सोचा। मैं तो फिर से कहती हूँ कि अगर इनके लिए कोई एक किसान है तो रॉबर्ट वाड्रा है, अगर कोई इनके लिए बेरोजगार है तो वो राहुल गांधी है, जिसको रोजगार दिलाने के लिए पूरी की पूरी कांग्रेस लगी हुई है। और ऐसा ही हाल बाकी सब पार्टीज का, ये अपने ही झगड़ों से नहीं निकल रहे, अपने ही मुद्दों से नहीं निकल पा रहे। तो मुझे लगता है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रांग फोर्स बनकर खड़ी है, क्योंकि वो जनता के लिए सोच रही है। हमने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए हैं, बिना पर्ची खर्ची के जॉब देना एक बड़ा कदम है जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का मुद्दा लेकर आते हैं, लेकिन हर बार उस पर भी मुंह की खाते हैं, क्योंकि जनता को ये पसंद आ रहा है कि अगर योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। कभी ये पोर्टल्स पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, कभी किसी और चीज पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, लेकिन एक बड़ी विचारधारा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब विधानसभा के अंदर कांग्रेसी नेता खड़े होकर ये बोलते हैं कि जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री जी आप तो ईमानदार हैं, तो एक वहीं पर ये साबित हो जाता है कि विचारधारा किस पार्टी की अच्छी है और बाकी पार्टीज का क्या हाल है वो हमारे को समझ आता है। और उसी विचारधारा को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का विश्वास हमारे को मिलने वाला है। मनीष जी देखिए, हरियाणा में 10 सीटों की शायद ये पहली बार है विधानसभा कि कांग्रेस को गठबंधन में चुनाव लड़ना पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र की सीट आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को दी और इतना मंथन करना पड़ रहा है आप लोगों को, कितनी बैठक कर चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिंतनीय स्थिति तो है गुटबाजी के लिहाज से। ज्योति जी, जो हमने एक सीट इंडिया गठबंधन को दी वो शीर्ष नेतृत्व का फैसला था, और शीर्ष नेतृत्व पार्टी ने जो फैसला लिया उसका हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान जी ने और सीएलपी लीडर ने वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उसका सम्मान किया, और हम उस धर्म को निभाएंगे। जहाँ तक धर्म की बात है और सत्य की बात है, जो मेरी बहन बार बार बोल रही थी जी पीछे हट रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं इसको लड़ा दो, वो कह रहे हैं शैलजा को लड़ा दो, वो कह रहे हैं उसको लड़ा दो, तो मैं बता दूं इनको कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में अर्जुन की तरह सत्य और धर्म की राह पर चलकर पूरे हरियाणा की लड़ाई लड़ने वाले नेता हैं। और पिछली बार जब हुड्डा साहब को लड़ाया और दीपेंद्र जी को लड़ाया तो इन्होंने बिल्कुल महाभारत की तरह, जैसे दीपेंद्र जी के लिए एक चक्रव्यूह की रचना करते हैं जिसमें छल कपट धन बल सरकारी तंत्र सब कुछ इस्तेमाल करके तो बहुत कम मार्जिन से आ रहे थे। हाँ बिल्कुल 4,000 बिल्कुल 2-4,000 मार्जिन से आ रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा का मार्जिन ज्यादा था हार का, तो उनका चक्रव्यूह किसके लिए था? दीपेंद्र हुड्डा के लिए। तो वो तो बहुत कम मार्जिन से आ रहे थे। जो हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा अभिमन्यु की तरह जिसको इन्होंने हराया, उस समय हरियाणा की जनता, पूरे हरियाणा की जनता, ना कि रोहतक लोकसभा की, चाहे उन्होंने उसको वोट दी या नहीं दी, चाहे वो किसी भी पार्टी के वोटर थे, चाहे वो बीजेपी के थे, चाहे वो इनेलो के थे, चाहे वो किसी भी थे, उन्होंने एक बात कही कि ये बड़ा गलत हुआ, ये अन्याय हुआ। इस बात को पूरे हरियाणा की जनता ने कहा और हम उसका सम्मान करते हैं कि हमारे लीडर ने उस हार को स्वीकार किया, चाहे वो स्वीकार करने लायक थी या नहीं थी। दूसरी मेरी बहन ने बहुत बड़ी बात करी कि संगठन नहीं है और हमारे तो पन्ना प्रमुख हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, फलाना अध्यक्ष हैं। जब आपके पास सब कुछ था तो आपने 80 और 83 पार का नारा दिया और आप मात्र 40 पर सिमट गए 2019 में। ठीक उसी तरीके से आज आप 400 पार का नारा दे रहे हो सकता है आप 200 से नीचे पे सिमट जाओ। ये बार बार 400 पार 400 पार 400 पार कहने से, जब हरियाणा में लोग आपको घुसने नहीं दे रहे, चौपाल पे आप खड़े नहीं हो जा रहे, गांव की पगडंडियों पे आपको चलने नहीं दिया जा रहा, लोग आपकी गाड़ियों के शीशे फोड़ रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा। मेरी बहन ने कहा 10 साल की विरासत, अभी रुकिएगा प्लीज। मेरी बहन ने कहा 10 साल की विरासत। क्या है 10 साल की विरासत? 10 साल की विरासत में 750 किसान शहीद हुए, उनकी शहादत है 10 साल की विरासत। हमारे भाई ने बताया पंजरा जी, हंगर इंडेक्स में हम 111 125 में, ये है 10 साल की विरासत। एक मिनट बीच में नहीं। और
इन्होंने कहा 25 साल की प्लानिंग, नहीं, इन्होंने कहा 10 साल गेस्ट की। टीचर जो शहीद हुई अपना थी, नोटबंदी, जिसको गोली लगी थी, नोटबंदी गेस्ट टीचर जो शहीद अपना हुई थी, नोट नहीं नहीं बीच में उत्तराखंड नहीं, बीच में नहीं, गलत बात। जो अपना ऐसे नोट मत बीच फेंकिए, में नहीं, मैं ऐसे बोला नहीं करके बिल्कुल मत भी। फेंकिए, मुद्दे जो पे हाँ मैं मुद्दे पे आ रहा इसका जवाब मिलेगा हूँ, ना। मैं यहाँ पर आप एबीसीडी 20 नहीं बोल गा रहे रहा। तो 20 का जवाब जो दीजिए, हाँ तो जवाब नहीं दे मिलेगा। देना, क्या हो गया, एक-एक क्या हो विषय पे गया, बात कर लो ना। क्या दिक्कत हो एक-एक रही है, विषय पे बात कर क्या लो। दिक्कत हो रही है, बता रहा हूँ। आप समय आपकी देंगे, विरासत, समय प्लानिंग, मिलेगा। विजन, जब आप बोल रहे थे तो कितना क्या समय दिक्कत थी, मिलेगा? जब आप बोल रहे थे क्या दिक्कत आप थी, 20 जब मैं बोल रहा हूँ तो क्या दिक्कत है, मैं अपनी पार्टी जब के मैं लिए बोल बोल रहा हूँ रही तो थी दिक्कत क्या ना। है, पार्टी के लिए बोल रहे थे। आप सत्ता पक्ष के मैं लोग अपना हो, विजन बता आपको दूं। सुनने में कोई दिक्कत आप है, अपना विजन बता दो। आपको बता रहे हैं मैं विजन, नहीं बोलूंगी बीच 7 में। साल आप अपना नोट नहीं विजन चला बता पाए, दो, मैं एक शब्द 56 नहीं बार बोलूंगी जीएसटी बीच में में। अमेंडमेंट की, आप हरियाणा अपना का विजन किसान बताओ, मैं एक शब्द आत्महत्या नहीं कर रहा है, बोलूंगी। कर्जा एक 60,000 मिनट करोड़ से में 2,50,000 करोड़ हो गया, गलत बात, 70 गलत साल बात में इतना कर रहा है। कर्जा सारी कहाँ कर सरकारों ने रहा है? नहीं लिया सबसे ज्यादा जितना तो आपने लिया। कहाँ शर्म आनी चाहिए आपको, कहाँ कौन सी है? बातें कर रहे हैं, मनीष जी, बीच में बोल, ये बीच में क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं, आप मत बोलिए साथ साथ, नहीं, आप नहीं, साथ नहीं, साथ क्यों मत बोलिए। इंटरप्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं ठीक चलेगा। है, इन्होंने ये नहीं, पूछा था कि नहीं, क्या ये क्या फैक्ट कारण है तो कि नहीं, चुनाव लड़ने क्यों से इंटरप्ट इनकार कर रहे हैं? कुमारी सैलजा भी इतना इनकार टाइम कर रही नहीं है, किया। भूपेंद्र हुड्डा भी इनकार कर रहे हैं। सभ्यता हुड्डा और ये चार- संस्कृति की रुकिए बात आप- करने वाले नहीं, आप लोग, संस्कृति की ज्योति बात जी, मत कीजिए, आप इन्होंने अपनी कहा, बताइए। नहीं नहीं रुकिए, इन्होंने आप- कहा, मैं भी तो कुछ कह रही होंगी। हाँ बताइए बताइए, पोपली जी जो भी कह रही थी कि ना हुड्डा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ना सैलजा लड़ना चाह रही है, ना सुरजेवाला लड़ना चाह रहे हैं, ना अजय यादव लड़ना चाह रहे हैं। क्या ये वजह नहीं है कि आप लोग इतनी देरी कर रहे हैं? ज्योति जी मैंने पहले कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा अर्जुन की तरह सत्य और धर्म की राह पर चलकर पूरे हरियाणा की 10 लोकसभा सीट को जिताने वाले नेता हैं, उनको एक जगह बांधकर हम नहीं रख सकते। वो अच्छा। सभी सीटों पर सभी जितने भी नुमाइंदे होंगे उनकी मदद की जाएगी, पूरे हरियाणा की रूपरेखा तैयार की जाएगी। जो मेरी बहन बार बार बोल रही थी, जो मेरी बहन ने सभ्यता और संस्कृति की बात करी, तो क्या ये सभ्यता थी जब हरियाणा और देश की बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर पीटा गया? क्या ये सभ्यता थी जब महिला सरपंचों का चलिए चंडीगढ़ डिबेट में में सर अभी फोड़ा गया? नहीं टाइम क्या कम बचा है, ये टीपू जी संस्कृति को कुछ थी? कहना है अभी नहीं, आप आखिरी कमेंट्स की ओर आना पड़ा है। टीपू जी आप बोलिए। नहीं ऐसे मेरी बहन ने पोपली जी आप क्या लास्ट मेरी कमेंट बात में बात मेरी ले रही हूँ, मेरी मनीष बात जी रुकिए, आप काफी मेरी बात मेरी नहीं, आप बोल एक चुके हैं, मिनट अपनी लूंगा पार्टी मैं, ज्यादा टाइम नहीं चुनाव को लूंगा। लेकर इधर उधर जो बहुत सारे मुद्दों को मेरी लेकर बात बहन कर जो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी का 25 साल की प्लानिंग और विजन की बात अरे कर रहे बजरा थे, जी। तो क्या डॉलर घट गया? नहीं क्या डॉलर बुलेट ट्रेन घट चल गया गई? नहीं घट गया, ये फिर इतना समय नहीं है। बोलिए टीपू जी आप बोलिए। रुपए की वैल्यू बढ़ गई, आप भी रुकिए रुपए में पोपली और जी, ये ये ट्रांजेक्शन रुपया डॉलर अभी छोड़िए, मैं कह रही हूँ हरियाणा को लेकर बात कर लीजिए ना। टीपू जी आप बोलिए। आप जैसे कि जो कांग्रेस प्रवक्ता बार बार कहते हैं, बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्य और धर्म के रास्ते पे चलकर पूरे हरियाणा में घूम करके प्रचार करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ दिन पहले ये बयान देते हैं कि मैंने सोनीपत लोकसभा से चुनाव लड़ा, दीपेंद्र ने रोहतक से लड़ा, इसलिए हम दोनों चुनाव हार गए। तो उनको ये डर है। और जो चौधरी वीरेंद्र सिंह की ऑडियो वायरल होती है, वो खुद कहते हैं अगर सोनीपत से चौधरी वीरेंद्र सिंह का लड़का आप केवल कांग्रेस के खिलाफ ही बोल रहे हैं, आप बीजेपी से फ्रेंडली मैच चल रहा है क्या आप लोगों का? वो खुद ये कहते हैं। आप मेरी बात पूरी इनकी फाइलें रखी हुई हैं, सारी जो 4 साल में जो घोटाले करे ना, उसके बाद आप शराब घोटाले की। तो मैं पहले तो कांग्रेस की प्रवक्ता का जवाब दूंगा ना कि बीजेपी के साथ कोई फ्रेंडली मैच नहीं चल रहा। जननायक जनता पार्टी अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन मैं कांग्रेस की वो बात कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से तो ये नौबत मुद्दा आई है पोर्टफोलियो का है क्या? हरियाणा के इतिहास में आज 12 तक कभी महकमे इनको लिए आपने कांग्रेस सरकार का में, गठबंधन नहीं करना पड़ा। हरियाणा की जनता बल्कि तभी जब तो गाँव में हरियाणा नहीं घुसने पंजाब दे रही एक था, आपको। तब भी कोई गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ी। माइनिंग ये घोटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा शराब घोटाला, लेकर के आए हैं। रजिस्ट्री घोटाला, यही बात है। सारे महकमे यही बात तो सारे महकमे बीजेपी आपके की पास बात, थे। जो आज भारतीय जनता पार्टी 400 पार की कांग्रेस बात कर पार्टी रही है। आपके लिए बोलना ही नहीं चाहते। हरियाणा की जनता आपको आईना दिखा देगी। हमारे को ज्यादा समय आपके लिए बोलने के लिए कोई है ही नहीं आपके लिए। आज भारतीय जनता पार्टी का भी लोकसभा चुनाव में 10 सांसद रहे, बिल्कुल गूंगे बहरे की तरह रहे। कोई लोग फिर आप 4 साल सरकार के साथ क्यों रहे? फिर आप 4 साल सरकार के साथ क्यों रहे? अगर 10 भारतीय जनता पार्टी के सांसद गूंगे बहरे की तरह रहे, अगर उन्होंने हरियाणा की जनता की आवाज, किसान मजदूर की आवाज नहीं उठाई, तो ये सरकार में 4 साल मलाई खाने के लिए रहे। 4.5 साल क्या मलाई खाई? मनीष जी आप रुकिए। हरियाणा की जनता की वोट की आपने मलाई खाई, मान गए? हटाना जी रुकिए। ये मान गए अपनी बात को। रंजिता जी आपसे सवाल था परिवार को लेकर, तीन उम्मीदवार उतारे, एक ही परिवार से 2 हैं। पोपली जी ने पूछा। जिसको 3000 तक पहुंचाने का काम किया,
ये तो बीजेपी का वादा था, इसमें क्या क्रेडिट है कि आप लोग तो 51 करने वाले थे क्या? अरे घटाना जरूर क्या परेशानी, क्यों लगातार बोल रहे हैं आप? क्या तरीके आपके 51 का वादा था आप लोगों का, 3000 बीजेपी का था। अभी आप लोग पंडिता जी तीन उम्मीदवार उतारे हैं, एक ही परिवार से 2 गए, तो परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं यहाँ पर। देखिए ज्योति जी, जो सक्षम होगा, जो जनता के बीच में हमेशा रहने वाला होगा, जो जनता का दुख सुख का साथी होगा, जो ऐसा नहीं होगा कि जब आप बुलाओगे तो आपके बीच में आएंगे, जो निरंतर जनता के बीच में रहेगा, और जो मैंने शब्द का इस्तेमाल किया सक्षम, तो जो सक्षम उम्मीदवार होगा उसी को इंडियन नेशनल लोकदल जो है उस अपना उम्मीदवार बनाने का काम करेगी। हम कोई पूंजीपतियों को ऐसे नहीं टिकटें कोई बेच दें, या अभी हाँ मैंने जो इनका बात आई, इनको पता नहीं, मुझे अभी ये बोल रहे थे, मुझे लगता है इनकी बुद्धि इतनी है, इन्होंने कहा कि रुपये की वैल्यू बढ़ रही है अगर वो रुपया महंगा हो रहा है तो मेरे को अब कोई डाउट ही नहीं है कि इनको चीजें कैसे समझ में आ रही है। अगर रुपया महंगा हो रहा है तो रुपये की वैल्यू मैडम घट रही है, बढ़ नहीं रही वैल्यू बोला। रिवाइंड करके देखना, एक मिनट बीच में नहीं, आपने एक बात पकड़नी ज्योति जी, जानबूझ के मुझे नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं बताइए। जब मैंने आपको ये कहा था इनके बारे में, नवीन जिंदल जी के बारे में, तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी थी कि वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हैं। अडानी जी हो गए, अडानी जी को तो जानते होंगे आप, नहीं जानते शायद, हाँ। तो नवीन जिंदल जी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में है, और वो अपने कारोबार को लेकर काफी व्यस्त है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, कारोबार इतना बड़ा है उनका। तो जब कोई व्यक्ति अपने कारोबार में इतना व्यस्त है तो वो कुरुक्षेत्र की जनता को क्या तो वक्त देगा? अगर उसको कारोबार प्रायोरिटी है तो वो अपनी कारोबार में ध्यान लगाएगा। कभी विदेशों में है, कभी कहीं है, अभी भी नॉमिनेशन के बाद ही थोड़े दिन विदेश में लगा के आए थे। तो सुशील गुप्ता जी भी ऐसे ही बड़े कारोबारी हैं। लेकिन चलो, आपको समझने में मुझे लगता है सोच ऐसी है कि कुछ ना कुछ ढूंढना है। अभी आपने विजन की बात करी, तो मैडम 468 लोग, इसमें मैं किसान नहीं बोल रहा, स्टूडेंट नहीं बोल रहा, एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 468 लोग रोज सुसाइड कर रहे हैं, 51 स्टूडेंट रोज सुसाइड कर रहे हैं। उसके बाद हरियाणा का सुसाइड रेट जो है ड्रग ओवरडोज से, वो पंजाब से भी ज्यादा है। जो स्टूडेंट का सुसाइड रेट है वो 51 स्टूडेंट है, और किसान का 31 किसान हर रोज, वही सारा एनसीआरबी का डेटा है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हम दूसरे नंबर पे है हरियाणा। तो मैडम आज आपकी विजन क्या है कि आज जो आपका डॉलर 85 के पार हो गया, तो भाजपा को बनाइए, सोना ले लीजिए 2 लाख रुपए का तोला। ठीक है, महंगाई आज सारा कुछ, एक मिनट ज्योति जी खत्म करो, ज्योति जी 10 सेकंड तो दे दीजिए। जो आज महंगाई बढ़ रही है, सारा टैक्सेस में लोगों का पैसा जा रहा है, देश का भट्टा बैठ गया, 205 लाख करोड़ का कर्ज है, इनको दे दिए तो 1000 लाख करोड़ का कर देंगे। घी पियो, इनका कौन सा जेब से कुछ लग रहा है? सारा कुछ इन्होंने देश बेच दिया, और फिर भी किस बेशर्मी से विजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, 10 सेकंड हो गए, निवान जी आप बोलो। 30,000 रजिस्ट्रियां गलत है हरियाणा के अंदर, 7,40,000 शराब की पेटियां मूर्खला सोनीपत से, बिल्कुल नहीं। 100 करोड़ का ऑपरेशन घोटाला, उसके बाद पेपर लीक घोटाला, HSSC घोटाला, उसके बाद आप बताइए श्यामला पे का 500 करोड़ का घोटाला कर दिया इन्होंने, किलोमीटर स्कीम में घोटाला कर दिया, फरीदाबाद नगर निगम में कर दिया, अपाला फुटबॉल स्टेडियम में कर दिया, चलिए का बाहर डालेगा, सारा घोटाले ये विजन है आपने देश का प्रदेश का। नेता नहीं पकड़े गए, आपकी तरह नेता निवान शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? बोलिए। देखिए, बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। क्यों आज देश की जरूरत है बीजेपी को हटाना? उसकी वजह ये है कि ये टोटली फेडरल स्ट्रक्चर को हमारे खत्म करना चाहते हैं, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और इन्होंने जो नकाब पहन रखा था राष्ट्रवाद का, वो नकाब इनके चेहरे से उतर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने वो नकाब उतारा है। सुप्रीम कोर्ट की वजह से आज इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट हमारे सामने आई है, जिसमें ये पता लगा कि ये कैसे एजेंसियों का मिसयूज करके उनसे चंदा वसूली करते थे। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले के आरोप इन्होंने जिसपे लगाए, उसको अपनी पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बना दिया। जिसपे नारदा घोटाला, शारदा घोटाला, जितने घोटालेबाज पूरे देश में इन्होंने अपनी पार्टी में मिला दिया, और अपनी पार्टी में बड़े बड़े पद दे दिए। किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को राज्यसभा भेज दिया, किसी को कोयला चोर कहते थे, अब उनको लोकसभा से लड़वा रहे हैं। तो ये देश के सामने आ गया कि एक ऐसी पार्टी है जो अगर अभी 400 पार कह रहे हैं, अगर ये 400 पार ले आती है तो ये देश का संविधान खत्म कर देगी।
ये आई मी माई सेल्फ वाली पार्टी है। ये तानाशाह लोग हैं, इन लोगों को देश से हटाना बहुत जरूरी है। हालांकि यही समय वजह भी, है लेकिन कि पोपली जनता जी जो आप है ठीक है, वो पोपली जी इनको से वो- गांव में घुसने नहीं दे रही है। संक्षेप जनता में इनके संक्षेप। गांव में बैरिकेड लगा के खड़ी है कि भाजपा वाले अंदर ना घुसे। ये लोगों ने भाजपा को भी देवांश hijack शर्मा कर जी, दिया। अभी ये जो पूंजीपति ये 3-4 पूंजीपति की पार्टी है जिन्होंने भाजपा को भी हाईजैक कर दिया है। ये अपना एजेंडा ये जो भाजपा के प्रवक्ता देवांश शर्मा हैं जी, ये भी देवांश नहीं समझ रहे हैं कि ये कैसे सिक्योरिटी नाम पूंजीपतियों कीजिए। के हाथों में खेल रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता जो है वो रटी रटाई लाइनें बोल रहे हैं। इनको भी नहीं पता कि पूंजीपतियों के हाथों में खेल रहे हैं। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देश को बनाना देवांश जी को चाहते म्यूट कीजिए, बहुत जल्दी आप पोपली जी। फ्रस्ट्रेशन झलक रही है, फ्रस्ट्रेशन झलक रही है। कमजोर करना चाह रहे देखिए हैं। ज्योति, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट की तारीफ कर रहे थे, लेकिन ये भूल गए उसी सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के लिए क्या कहा है, जिसकी वजह से जेल में है। दूसरी बात, रजत पंडिता जी ने कारोबारी की बात करी, उन्होंने कहा राजनीति की बात करी। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो कारोबारी होते हुए भी राजनीति कर सकता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए राजनीति कारोबार होती है, वो आईएनएलडी है। और यहाँ पर अभी बात कर रहे थे मनीष खटाना जी, बार बार अभिमन्यु की बात कर रहे थे, अर्जुन की बात कर रहे थे। मुझे याद है राहुल गांधी जब वो कह रहे थे कि क्या पांडवों ने जीएसटी दिया था, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या अर्जुन अभिमन्यु ने किसी के खुड़ बिकवाए थे? क्या 2-2 रुपए के चेक दिए थे? क्या जमीनें जीजा जी को दी थी, जिसका अर्जुन और अभिमन्यु ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। और चर्चा आज फिर से हमने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के, तमाम दलों की क्या कुछ तैयारी है और जीत को लेकर किस तरह से जनता के बीच वोट की अपील को लेकर जा रहे हैं, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे बनती है पुदीना चटनी।